हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। कल की वीडियो में हमने आपको एंड्रागोजी के प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस के बारे में बता दिया था। उम्मीद है आपको वो वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहली बात तो यह है कि हम क्लियर करने वाले हैं अंतर क्या होता है पैडागोजी और एंड्रागोजी में। दूसरा, आज हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जिससे आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पैडागोजी और एंड्रागोजी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, लेकिन सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। गौरव सर। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे अब आ रहा है पैडागोजी और एंड्रागोजी। एंड्रागोजी के बारे में हमने आपको बता दिया था। एंड्रागोजी, यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एंड्रागोजी जो टर्म है वो किसने कॉइन की, वो कल हमने आपको नहीं बताया था। ठीक है, आज हम उसको बता देते हैं। एंड्रागोजी जो टर्म है सबसे पहले जो कॉइन की गई, कॉइन मतलब किसने उसको दिया, उनका नाम था अलेक्जेंडर कैप। क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर कैप। 18वीं शताब्दी में 1833 में ये टर्म दी गई अलेक्जेंडर कैप द्वारा। लेकिन इसको एक तरीके से पॉपुलर किसने किया? इनको पॉपुलर किया मैल्कम नोवेल्स ने, जब उनको पता चला कि एक एंड्रागोजी टर्म है जो कि बहुत पहले आ गई थी प्रकाश में। ठीक है, उन्होंने स्वीडन वगैरह में किसी से मिले, वो उससे उन्होंने बात की, तो ये काम कर रहे थे एजुकेशन के फील्ड में, एडल्ट लर्निंग के ऊपर। ठीक है, इनफैक्ट ये अपने कुछ प्रिंसिपल्स भी दे चुके थे, एजम्पशंस दे चुके थे, प्रिंसिपल्स दे चुके थे। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या नाम दूं। ठीक है, एडल्ट लर्निंग नाम दूं तो एक थोड़ा सा इनको थोड़ा एक था ना, जैसे किक नहीं मिल रही थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इनको जब पता लगा कि एंड्रागोजी नाम का एक शब्द है जो कि बहुत पहले 1833 में दिया जा चुका है, तो उसके नाम से फिर उनकी एक बुक प्रकाशित हुई 1968 में। और उस प्रकाशन के बाद ये जो टर्म है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई अमेरिका के अंदर। ये टर्म इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी कि अमेरिका में काफी ज्यादा, जिस तरह से हम ब्लूम को रिकॉग्निशन देते हैं कि एक जबरदस्त थ्योरी है, तो एडल्ट लर्निंग के फील्ड में ये जो थ्योरी है, इनके एजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स है, इनको भी काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो एंड्रागोजी आपको अब क्लियर हो गया होगा। एंड्रागोजी मतलब एडल्ट लर्निंग कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, कल हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। पैडागोजी क्या होती है? पैडागोजी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ लोग लिख रहे हैं कि चिल्ड्रन वगैरह से रिलेटेड है, वेरी गुड। तो पैडागोजी के अंदर हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन को कैसे एजुकेशन देनी है, उसको कैसे पढ़ाना है, तो ये चीज आती है आपकी पैडागोजी के अंतर्गत। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। गौरव सर आगे आगे बढ़ाइए। अगर हम एक बेसिक अंतर के रूप में इसे देखना चाहें कि आपका पैडागोजी में और एंड्रागोजी में क्या अंतर होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या अंतर हो सकता है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बट ज्यादा आंसर नहीं आ पा रहे। तो पैडागोजी जो होती है वो क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होती है। क्या होती है? टीचर सेंटर। उसमें क्या होता है, टीचर सेंटर में होता है और वो जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा होता है। ठीक है, क्या होता है वो? टीचर सेंटर होता है आपका पैडागोजी। यानी कि एक टीचर को कैसे अपने छोटे छोटे बालकों को पढ़ाना चाहिए, अपने क्या मतलब, वो तो खैर जिनके भी होंगे उनको पढ़ाना चाहिए, है ना। और जो आपका एंड्रागोजी होता है ये क्या होता है, आपका लर्नर सेंटर होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका एंड्रागोजी होगा उसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है किस तरह से एक एडल्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाए, कैसे एक एडल्ट बेस्ट तरीके से सीख सकता है, हमारा ये फोकस होता है। जैसे प्रिंसिपल होते हैं एंड्रागोजी के, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपकी प्लानिंग स्टेज है और जो आपकी इवोल्यूशन स्टेज है उसमें एडल्ट को शामिल करो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंड्रागोजी होता है वो एक तरीके से लर्नर सेंटर होता है। चित्र आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, गौरव सर अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप बताइए जरा।
यहाँ पे मैं आपसे दो लाइन बताऊंगा। यहाँ पे देखो आप, एक होता है पेडागोजी और एक होता है आपका एंड्रागोजी। पेडागोजी अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये होता है हमारा पैडा प्लस गोजे। अगर हम पैडा के बारे में बात करें तो पैडा मतलब होता है, क्या होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है, यानी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं। पैडा मतलब ये हो गया। एगोज मतलब क्या होता है, लीड होता है या फिर लीडर होता है, यानी कि ऐसा चीज, ऐसा लीडर जो चाइल्ड को क्या कर रहा हो, लीड कर रहा हो। तो ये होता है आपका पेडागोजी। क्या होता है पेडागोजी? आपको पता होगा जो हम होते हैं, अडल्ट होते हैं, और जो एक तरह से बच्चे होते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो सोचने का, समझने का, पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा अलग होता है। अब एक छोटा सा बच्चा है, नर्सरी क्लास में है, दूसरी क्लास में, पांचवी क्लास में है, चलो पांचवी छठी क्लास में मान लिया हमने, ठीक है, पर वहां पे क्या है, वो एक तरह से अंदर से मोटिवेशन नहीं होता, हम उसको बाहर से मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अगर हमें सिखाने का होगा तो हम उसे खुद सिखाएंगे। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आपके घर वाले आपको स्कूल लेके जाते थे जबरदस्ती, पर आपको अब आज के टाइम पे हम आपको जबरदस्ती, घर वाले आपको नहीं ले जाते, आप खुद जाते हो, स्कूल जाते हो, सॉरी कॉलेज जाते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो। पर यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलता है, पेडागोजी आपका अलग हो जाता है, एंड्रागोजी अलग हो जाता है, ठीक है। इनके समझने का तरीका यहाँ पे अलग होगा, इनके समझने का तरीका अलग होगा। पैडा मतलब हो गया चाइल्ड, एगोज मतलब लीडर। इसी तरह आपका जो एंड्रा होता है, एंड्रा मतलब क्या होता है, मैन या फिर अडल्ट भी बोल देते हैं, यानी कि जो चीज आपके अडल्ट से रिलेटेड होगा ये होता है आपका एंड्रागोजी, जो बच्चों से रिलेटेड होगा ये होता है आपका पेडागोजी। इसमें जो सेंटर होता है वो कौन सा होता है, टीचर होता है। और जो आपका एंड्रागोजी होता है इसमें सेंटर कौन होता है, लर्नर होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है, क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो आपका पेडागोजी है इसमें एक्टिव कौन होगा और पैसिव कौन होगा, ठीक है। तो पेडागोजी में एक्टिव कौन होगा, आपको नाम से पता चल रहा है, जो सेंटर में होगा ये होता है आपका एक्टिव, और इसके अलावा जो दूसरा पर्सन है वो होता है पैसिव फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेडागोजी है इसमें आपका जो टीचर होता है ये होता है एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। सारा काम कौन करता है, टीचर। टीचर बच्चों को लीड करता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें समझाता है, पढ़ाता है, सब कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, टीचर पे होती है। टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है। जबकि जो ट्रेनी जो होते हैं, ट्रेनी सॉरी, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो पैसिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपको पहले बताया जा चुका है कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अगर हम यहाँ पे एंड्रागोजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पता है लर्नर सेंटर सेंटर होता है, यानी कि यहाँ पे एक्टिव पोजीशन में कौन रहता है, तो यहाँ पे एक्टिव कौन रहता है, लर्नर रहता है। और जो टीचर होते हैं ये आपके पैसिव में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अलग अलग बनते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। जो आपके लर्नर है ये होते हैं एक्टिव रीजन में होते हैं, और जो आप यहाँ पे जो टीचर होता है ये होता है पैसिव रीजन में। तो शायद आपको चीजें क्लियर है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ये चीज, और आपसे डायग्राम देके भी पूछ सकता है, ये जो डायग्राम है ये चीज किसका चीज का, और ये जो डायग्राम है ये आपका कौन सा गोजी है। तो शायद आपको यहाँ चीजें क्लियर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो कल हमने आपको एंड्रागोजी के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया हो कि ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे इसको हमने लिया है। किस किस वर्ड से मिलके बना है ये, एंड्र, एंड्र मतलब मैन, और एगोगोस, एगोगोस मतलब लीडर ऑफ, इसका मतलब है लीडिंग ए मैन। किसी भी देश की जो मेन संपत्ति होती है वो उस देश का युवा होता है। अगर उस देश का युवा जबरदस्त इंटेलेक्चुअल माइंडेड है, ठीक है, तो क्या कंडीशन है, और एक प्रकार का नशेड़ी गंजेड़ी है तो क्या कंडीशन है, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान की क्या हालत है समझ सकते हो। और एक छोटा सा देश इजराइल, चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा होने के बावजूद भी इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो वो कैसे है, क्योंकि वहां के जो युवा है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये होता है आपका एंड्रागोजी। भरोसा आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि देखो जो एंड्रागोजी होता है ये आपके मैन लीड कौन करता है, ये मैन, यानी कि ये किसके लिए होता है, ये आपके किसके लिए, अडल्ट के लिए होता है, ठीक है। जबकि पैडागोजी किसके लिए होता है, ये आपके चिल्ड्रन के लिए होता है। और जो ये वर्ड है आपका कौन सा, एंड्रागोजी, एक ऐसा आपका ग्रीक शब्द है। और जो आपका एंड्रा होता है इसका मतलब होता है मैन हो गया, और जो एगोगस होता है इसका मतलब लीडर हो गया। इसी तरह जो पैडा है, पैडा मतलब हो गया चाइल्ड, और एगोगस मतलब हो गया आपका लीडर। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रागोजी के बारे में, जब मैंने स्टार्ट किया था ये आजकल सेशन, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो कॉइन है, जो एंड्रागोजी टर्म है, ये किसने कॉइन की थी, अलेक्जेंडर कैप ने। कब की थी, 1833 में। वो इसमें नहीं दे रखा है, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए। लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको पॉपुलराइज किया मैल्कम सेफर्ड नोवेल्स ने। कैसे, जब 1980 में उन्होंने एजम्पशंस दिए। एजम्पशंस का मतलब होता है कि हमारा जो युवा होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अगर आप एक युवा है, आप में से मेरे ख्याल से ज्यादातर युवा ही हैं,
ठीक है। तो आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप अपने आप को देखो तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी क्या क्वालिटीज है ना, यही होता है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 4 साल बाद उन्होंने 5वां एजम्पशन दिया। वो क्या था आपका, वो हमने कल आपको बता दिया। ठीक है। जब आपका 5वां एजम्पशन आया, उसी साल आपका फिर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए नॉवेल्स के द्वारा, जो हमने आपको कल बता दिए थे। ठीक है। मेरे ख्याल से उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा था कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कल जिन मैडम ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको ये चीजें समझाई थी, आज हम उनको दोबारा ला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा गीता मैम आए और बताएं कि एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स उनको ब्रीफ में थोड़ा सा रिवाइज करा दें। तो जैसा कि कल हमने assumptions और प्रिंसिपल्स के बारे में पूरा फुल एंड डिस्क्रिप्शन से पूरा पढ़ लिया था, जो भी हमारे assumptions थे 5 और प्रिंसिपल थे 4, उन सब के बारे में हमने एक एक करके पूरा फुल डिस्क्रिप्शन से पढ़ लिया था। लेकिन एक बार हम फिर से उसे मोटा मोटा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में ये assumptions और प्रिंसिपल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है। अब देखो assumptions की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम कोई भी चीज करने जाते हैं तो कुछ हमारी पर्टिकुलर चीजें होती हैं जिन्हें हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीजें पहले से हो चुकी है और हमें इन पॉइंट्स पर वर्क नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसे ही नॉल्स ने कहा कि जब हम एडल्ट लर्नर को पढ़ाने जाते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स, कुछ अजम्पशंस को अपने माइंड में सेट करके चलते हैं कि हाँ, इन अजम्पशंस पर या इन पॉइंट्स पर हमें वर्क नहीं करना है। ठीक है। तो जो वो हमारे फर्स्ट है उसमें था हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट ने हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे एडल्ट लर्नर होते हैं उनका अपने बारे में जो अपना परिचय है, ठीक है, उस चीज को लेकर वह पूरे अवेयर होते हैं एक अच्छे तरीके से। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उनका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उन्हें किस चीज पर ज्यादा वर्क करना है और कितना वर्क करना है। तो यानी कि वह अपने बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं। तो हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इस चीज में अच्छे हैं, आपको ये चीज करनी चाहिए और आपको अपने इस पॉइंट पर ज्यादा काम करना। तो दैट मीन जब भी हम किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं एडल्ट को, तो हम ये चीज मानकर चलेंगे कि उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है। जो इसके बाद जो हमारा सेकंड आएगा वो आएगा हमारा सेकंड जो था हमारा अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे अडल्ट लर्नर होते हैं, जो वो सीखने आए हैं, उनके पास उस चीज का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। हम उन्हें जब भी अडल्ट लर्नर होंगे, वो अडल्ट लर्निंग करने आएंगे तो उस चीज के बारे में वो पहले से जानते होंगे और कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वो उस चीज के बारे में लेके आए हैं। वो सिर्फ अपनी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए अडल्ट लर्निंग करते हैं। ठीक है। तो हमें उन्हें बेसिक से सब कुछ नहीं बताना होता, हमें सिर्फ उन्हें वो एक्सपीरियंसेस देने होते हैं जो पास्ट में एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम अडल्ट को सिखा रहे हैं उनके पास उस चीज का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। इसमें जो हमारी थर्ड अजम्पशन थी वो थी रीडनेस टू लर्न। ठीक है। रीडनेस टू लर्न का मतलब है कि जो हमारे अडल्ट है, जो वो सीख रहे हैं उसके बारे में हमें उन्हें अलर्ट नहीं करवाना पड़ता। दैट मीन्स कि अगर वो कुछ चीज सीख रहे हैं ना, तो उन्हें पहले से ही पता है कि उस चीज की वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, वो उस चीज को क्यों सीख रहे हैं और कैसे वो आगे चलकर इन फ्यूचर सोसाइटी में वो उनका सोशल रोल है प्ले करने में हेल्प करेगी। ठीक है। सोशल रोल हमारा क्या हो सकता है, डॉक्टर का एज अ डॉक्टर हो सकता है, टीचर का एज अ टीचर हो सकता है, पुलिस वाले का एज अ पुलिस। तो जब भी वो कोई भी अपने स्पेसिफिक फील्ड में कोई भी एडल्ट लर्निंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो जो सीख रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस उन्हें अपनी लाइफ में पता है, तो हमें उस चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ था ओरिएंटेशन टू लर्न, यानी प्रैक्टिस रीजन टू लर्न। अगर कोई भी अडल्ट अपनी आगे की अडल्ट लर्निंग करना चाह रहा है या फिर अपने स्किल को डेवलप करना चाह रहा है, तो दैट मीन्स उसके पास उस चीज को सीखने के लिए एक प्रैक्टिकल रीजन है, जो इन पास्ट वो उस चीज को फेस करके आया हुआ है। ठीक है। अगर मान लो कोई हमारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स का क्या होता है, उनके टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग सेशन होता रहता है। वो क्यों होता रहता है कि जो पढ़ाते वक्त उन्हें डिफिकल्टीज आई हो, उन चीज का सोल्यूशन उन्हें वहां बताया जाए, ताकि वो उस प्रॉब्लम को, जो इन फ्यूचर्स को बार बार वो प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाने में और सोशल रोल प्ले करने में, उस चीज को
दूर कर सके, यानी कि वो चीज सीखने के पीछे उन सबके पास एक क्या है, एक प्रैक्टिकल रीजन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फिफ्थ अजम्पशंस है, फिफ्थ है और लास्ट है, ठीक है, इसमें था हमारा मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई एडल्ट आएगा हमें उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ता, उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जो वो चीज सीख रहा है उस चीज को सीखने के लिए वो पहले से ही मोटिवेट होता है, उसे उस चीज के बारे में सब पता होता है कि कैसे उसके फायदे हैं, क्यों उसे वो सीखना है, और आगे चलकर वो इन फ्यूचर वो उसकी कैसे हेल्प करेगा, कैसे वो हर प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है उस चीज के थ्रू जो वो सीख रहा है आज। तो यानी कि वो उस चीज को सीखने के लिए एकदम से अंदर से मोटिवेट है, हमें उसे बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं देना पड़ता कि आप ये चीज सीखो, आपका ये फायदा करेगी, या फिर उसे कोई भी ऐसा अवार्ड वगैरह देके या फिर अप्रिशिएट करके मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही अंदर से मोटिवेट होता है, यानी कि वो इंटरनली मोटिवेट होता है। ठीक है, तो जो ये थी हमारी 5 अजम्पशंस। इसके बाद देखो, अगर अजम्पशंस दिया है तो हर एक चीज को अगर हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उस चीज के कोई प्रिंसिपल्स होते, कोई कायदे कानून होते। कहते हैं ना कि अगर एक सीक्वेंस के हिसाब से या किस लॉज को फॉलो करके अगर हम कोई चीज करते तो वो एक इफेक्टिवली तरीके से अपना असर दिखाती है। तो ऐसे ही नॉल्स ने कहा कि अगर तुम पढ़ा रहे हो अडल्ट लर्नर्स को और आप चाहते हो कि आपके अडल्ट लर्निंग एक इफेक्टिव तरीके से सबके सामने आए, उसका इफेक्ट दिखे और आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, तो उसके लिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स भी दिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट था हमारा था इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मीन्स कि अगर हम किसी अडल्ट को सिखा रहे हैं ना तो उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ सुनने के लिए बिठा दिया, ठीक है, या फिर हम उनके सामने गए, हमने जो पढ़ाना था पढ़ा के और आ गए, उनसे ना तो कोई क्वेश्चनिंग की ना आंसरिंग की। ठीक है, तो ऐसे ना तो उनका इंटरेस्ट बनेगा सीखने में, ना वो कभी सीख पाएंगे जिस चीज के लिए वो अडल्ट लर्निंग करना चाहते हैं। तो यानी कि अगर हम अडल्ट लर्नर को सिखा रहे हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो उनके आइडियाज को लेकर और हम दोनों को 2 वे कम्युनिकेशन करके, यानी कि जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है उन दोनों को कम्युनिकेशन कर एक साथ उस लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए इफेक्टिवली तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो था हमारा एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अडल्ट लर्नर को सिखा रहे हैं ना तो हमें वो चीज उन्हें सिखानी चाहिए जो उन्हें पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे हो। ठीक है, फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि जो हम उन्हें सिखा रहे हैं ना वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस हो, और सेकंड ये होना चाहिए कि जो हम सिखा रहे हैं ना वो उन्हें एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, वो यूजलेस चीज ना बने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं थ्योरेटिकली कोई चीज पढ़ा दूं तो क्या वो चीज आज के टाइम में यूजफुल होगी एक एडल्ट लर्नर के लिए? कभी नहीं। तो अगर मैं उन्हें कुछ सिखाना चाह रही हूँ तो मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करवाऊं सिखाने के थ्रू, या फिर ऐसे टीचिंग एड का यूज करूं जो उन्हें एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दे। ठीक है, जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो और थोड़ा अच्छे से वो सीख पाए और उनका इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है उसमें है रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कहना चाहते थे कि जो हम अडल्ट लर्नर है ना वो ज्यादातर उस चीज को सीखने में इंटरेस्टेड होगा जिसको वो अपनी लाइफ में तुरंत एप्लीकेबल कर सके। ठीक है, अगर मान लो एक एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो मोटर है, ठीक है, अगर इसको हम फैराडेज के लॉ पे काम करवाएंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर यही चीज वो प्रैक्टिकली करके और उस चीज से मोटर से अपना मैक्सिमम आउटपुट ले पा रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, वो तुरंत एप्लीकेबल कर दिया अपनी रियल लाइफ में, रियल मोटर्स पे, एकदम बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में सब कुछ है उस पे अपनी एक बार एप्लीकेबल कर दी और उन्हें मैक्सिमम आउटपुट मिला। तो दैट मीन्स जो हमारे एडल्ट लर्नर है वो सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो हमें उन्हें ऐसी चीज सिखानी है जिनको वो एप्लीकेबल कर सके तुरंत अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट प्रिंसिपल प्रॉब्लम सेंटर्ड, यानी कि वो ऐसी चीज सीखना चाहते हैं जो चीज उनको इन फ्यूचर फेस करनी है, जिस चीज को वो आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम आगे चल के क्या बनेंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे, तो हमें पता है कि हमारे जब हम सिखाएंगे तो हमारे पास हर टाइप के ट्रेनिंग आएंगे। ठीक है, अब जब हर टाइप के ट्रेनिंग आएंगे तो उनका हर मेंटल लेवल अलग होगा, हर स्टूडेंट का हर ट्रेनिंग का मेंटल लेवल अलग होगा। तो हमें पता है कि हमें सिखाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, अगर हम थ्योरेटिकल समझाएंगे तो उन्हें शायद ना समझ में आए। तो इसीलिए हमें क्या है, एक सीक्वेंस तरीके से पढ़ाना सिखाया जा रहा है, कैसे हम टीचिंग एड्स का यूज करें वो सब बताया जा रहा है। तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जा रहा है हमें,
ताकि जो हमारी इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाली है पढ़ाते वक्त या फिर वो सोशल रोल प्ले करते वक्त सोसाइटी में, जो हमें इन फ्यूचर करना है, ठीक है, तो उस चीज को हम आसानी से सोल्व कर सके, उस चीज का हम सॉल्यूशन निकाल सके। तो हमारा जो अडल्ट लर्नर होगा उसको सिखाना, वो किस चीज को ज्यादा सीखना चाहेगा, जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे, ठीक है, या सोल्व करे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी अजम्पशंस और 5 प्रिंसिपल और अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गौरव सर आगे कंटिन्यू कीजिए क्वेश्चंस के साथ। तो अगला जो हमारे टॉपिक है ये क्या है, कई कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, वो क्लियरली एक तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे किस किस चीज में, पैडागोजी में और एंड्रागोजी में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक्यूरेट अंतर क्या है। अगर हम देखें, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने दो लिस्ट बना ली, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, पैडागोजी को रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम किसको रख रहे हैं, एंड्रागोजी को। तो हम किस चीज के रेस्पेक्ट में इसको एक तरीके से तुलना करेंगे, वो हमने आपको बिल्कुल जो लेफ्ट है, ठीक है, उसके अनुसार करेंगे। इसका मतलब क्या है, पैडागोजी के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा जो बच्चे हैं क्या वो अपने आप से डिपेंड हो जाएंगे कि वो ठीक से समझ सके, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो स्टूडेंट जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो एक तरीके से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि भाई कोई उनको हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहा है, कोई उनको बार बार बता रहा है ना। तो सेल्फ डिपेंड, तो क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है इसमें, टीचर सेंटर्ड होता है ना ये तो हमारा जो पैडागोजी होता है। तो यहाँ पर डिपेंड होते हैं। और दूसरा आपका क्या होगा, अगर एंड्रागोजी की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो आपका एडल्ट होगा वो क्या होता है कि उसको अपने आप से सेल्फ का होता है ना, सेल्फ जो हमारा पहले वाला था, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसका। तो यहाँ की सेल्फ डायरेक्टिवनेस का मतलब होता है कि वो अपने आप से खुद जज कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ से उसको कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका एडल्ट होगा वो सेल्फ डायरेक्टेड होगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस कहाँ होता है, छोटे बच्चे अगर होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस रहता है, कोई उनको बिल्कुल भी नहीं एक्सपीरियंस रहता है। उनको तो काफी ज्यादा एक तरीके से उनको काफी समझाना पड़ता है, काफी दिमाग खराब करना पड़ता है उनको समझाने के लिए, है ना। लेकिन जो आपका एडल्ट होगा तो उसको क्या होता है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। कैसे, जैसे आप एडल्ट हो तो कहीं ना कहीं आप अगर टीचिंग की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जब आप सब ये जो आपका टाइम रहा है, जितने टाइम में आप एक एडल्ट के रूप में इवॉल्व हुए हो, उस टाइम में आपने पहले भी तो कभी ना कभी अपने छोटे भाइयों को बहनों को या कभी क्लास में पढ़ाया होगा। तो ये क्या है, आपका एक लर्निंग का एक बेसिस तैयार करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपीरियंस। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है रेडीनेस। छोटे बच्चे जो होते हैं क्या वो रेडी होते हैं सीखने के लिए, कोई रो रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है ना, कोई बीमार पड़ जाता है ऐसी, है ना। तो ये क्या होता है आपका, तो इसमें क्या होता है आपका जो आपके, तो रेडीनेस में क्या होता है, आपका जो छोटा बच्चा होता है वो रेडी नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको एंड्रागोजी के एक एडल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक एडल्ट हमेशा तैयार रहता है ना। जैसे कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वीडियो वाली बात बताई थी। वीडियो वाली बात तो खैर अपने आप से एक अलग हो गया। आप खुद भी ये महसूस करते हो कि आपको अगर कोई चीज जानकारी दी जा रही है तो आप उसको सीखना चाहते हैं, है ना। कई बार जैसे आप होता है ना कि क्लास में होते हैं, अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है अच्छी, तो आप एकदम से कान लगा के सुनते हो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जानकारी आपको कहीं ना कहीं बेहतर बना देगी, है ना, जो कि आपको हेल्प करेगी। तीसरा जो होता है, जो आपका फोर्थ है, वो है टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जो जानकारी आप दे रहे हो तो उसका वो कितना एक तरीके से उसका एप्लीकेशन होगा वहां पे, ठीक है। टाइम पर्सपेक्टिव मतलब उसको कितने टाइम में वो जो छोटा बच्चा है उसको उसको एक तरीके से यूज में ले लेगा। तो इसमें क्या होता है, पोस्टपोन्ड एप्लीकेशन। पोस्टपोन्ड का मतलब ये कुछ कह नहीं सकते कि वो छोटा बच्चा है वो उस जानकारी को कितने समय तक होल्ड करके रखेगा, यही तो होता है। लेकिन जब हम इस चीज को देखेंगे एंड्रागोजी के रेस्पेक्ट में, इमीडिएसी ऑफ एप्लीकेशन, इमीडिएसी का क्या मतलब होता है, इमीडिएसी का मतलब होता है कि जो आपका एडल्ट है वो ये चाहेगा कि ये जो जानकारी है इसे मैं जल्दी से जल्दी अपने एप्लीकेशन में ले लूं, ठीक है। मान लिया आपने पीपीटी बनाना सीखा, उसके कुछ प्रिंसिपल सीखे, तो आप क्या चाहोगे कि जब भी आप अगली बार पीपीटी वगैरह बनाने जा रहे हो तो जो आपको रूल्स वगैरह बताए गए हैं आप उसको क्या कर लो, इजीली जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन में ले आओ, ताकि आप अपनी जो स्किल्स है उसको बेटर कर सको। टीचिंग के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर आपको टीचिंग के बारे में सिखाया जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, जल्दी से जल्दी आप उसके बारे में इमीडिएसी एप्लीकेशन चाहोगे कि हाँ मैं अगर जब अगली बार पढ़ाऊं
तो जो मैंने प्रिंसिपल सीखे हैं टीचिंग के बारे में उन्हें जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकूं। उसके बाद क्या होता है, लर्निंग ओरिएंटेशन। लर्निंग ओरिएंटेशन मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, उसका झुकाव कैसा होता है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, तो ये होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड मतलब कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कितना लाइक करता है उस सब्जेक्ट को। एक छोटा बच्चा क्या होता है भाई, कुछ उसको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कुछ उसको सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है उसको पढ़ेगा वो, जो तुम पढ़ाओगे वो थोड़ी ना पढ़ेगा वो, जो उसको अच्छा लगता है वो पढ़ेगा। अपनी मर्जी का मालिक है, छोटा बच्चा है, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें एक एडल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड। प्रॉब्लम सेंटर्ड मतलब इसका मतलब है कि जो एडल्ट है वो ये चाहेगा कि जो जानकारी दी जा रही है उससे मैं किसी अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लूं। इसलिए कहा जाता है कि एक एडल्ट जो होता है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, वो कंटेंट ओरिएंटेड नहीं होता है, उसे कंटेंट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो क्या देखता है कि मेरे लिए क्या है और इस जो जानकारी है, ये जो जानकारी मुझे दी गई इसका मैं कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद आपका नीचे वाला है मोटिवेशन। छोटे बच्चे क्या मोटिवेट होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। बहुत से कुछ बच्चे होते भी हैं भाई, बहुत मेधावी छात्र होते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी कम चांस होता है कि एक छोटा बच्चा जो है वो हाईली मोटिवेटेड है, ठीक है। ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई पढ़ ले, कर ले कुछ, ठीक है, यही तो होता है। लेकिन जो आपका एडल्ट होगा वो क्या होगा, उसके अंदर एक अंदरूनी, उसके अंदर एक अपने आप से, उसके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन होता है कि मेरे को कुछ करना है, कुछ बनना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2-4 पॉइंट और है, वो अगली स्लाइड में है, तो गौरव सर आगे कर। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली 2-3 लाइन बता देता हूँ, चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग होते हैं, पेडागोजी के लिए अलग होता है, एंड्रागोजी के लिए अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको कल बताया था मैंने, जो आपका एंड्रागोजी होता है इसमें एज कितना होता है, तो कल मैंने आपको एज भी बताया था कितना होता है एज, ये होता है आपका 20 से लेकर 30 तक होता है। यानी कि जो 20 से पहले का एज है, यानी 1 से लेकर जो 20 तक है, 19 साल तक है, ये आपका किस में आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये पेडागोजी में तो आएगा। आपका पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास भी कर रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं पेडागोजी में आएगा। क्योंकि जो हमारा एंड्रागोजी अडल्ट के लिए होता है, ये हमारा एज हमारा किससे स्टार्ट होता है, एज हमारा 20 से स्टार्ट होता है, उससे तो पहले कहीं ना कहीं पेडागोजी में आएगा, ठीक है। तो जो आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो जो आपका पेडागोजी होता है इसमें जो नीचे के जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं, किस पर डिपेंड होता है, टीचर पर डिपेंड होते हैं। टीचर उन्हें कैसा पढ़ाएगा, कैसे सब कुछ करेगा, यानी पूरा मार्गदर्शन कौन करता है, पूरा मार्गदर्शन इसमें टीचर होता है। जो पूरा जो एक्टिव फॉर्म में होता है वो आपका कौन होता है, टीचर होता है। बल्कि जबकि हम उसमें बात करें, हम किसमें, एंड्रागोजी में। एंड्रागोजी क्या, जब आपने स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया, आप आईटीआई में चले गए, सीआईटीएस में चले गए, पॉलिटेक्निक में चले गए, बीटेक में चले गए, यानी कि आपको एक तरह से आप खुद डिसीजन ले सकते हो। सेल्फ डायरेक्शन भी बोलते हैं इसको, सेल्फ डायरेक्शन भी बोलते हैं इसको, यानी कि आप अपने आप को डायरेक्शन खुद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस क्या है, जो छोटे बच्चे हैं उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर आगे क्या है कि जो आपके लिए बेस्ट है आप चीजों को अच्छे से, यहाँ पे क्या होता है एक तरह से एग्जीक्यूटिव की जो अंदर से पहले क्या आपका एक्सपीरियंस है पहले के, यानी क्या बोल सकते हैं, जो आपके अंदर एग्जिट जो नॉलेज है, यानी कि जो आपने एंड्रागोजी पेडागोजी में जो सीखा है उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और आप डेवलप करोगे, ठीक है। अब बाकी अगर हम उसके बारे में बात करें एप्लीकेशन का, तो टाइम इन दोनों का अलग अलग होता है। आप अगर पेडागोजी के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन के पोस्टपोन कर देते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आगे भी करेंगे, इन्हें कुछ पता नहीं होता ना क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता। पर अडल्ट होने के बाद एक तरह से वो चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अगर मुझे इसका रिटेंशन करना है, इसको अपने लाइफ अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक बना के रखना है, तो उसको क्या करेंगे, तुरंत उसको यूज करेंगे, तुरंत उसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे दो चीज है आपका, एक होता है आपका सब्जेक्ट सेंटर और दूसरा होता है प्रॉब्लम सेंटर। जो चीज हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी सेंटर में होगा, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्रॉब्लम हो, ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जो इसके अलावा है वो आपके पैसिव फॉर्म में होते हैं। तो पेडागोजी में सेंटर में कौन होता है, तो टीचर होता है। टीचर कौन होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, वो किस में होता है, सेंटर में होता है। और टीचर कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। जबकि लर्नर कैसे होते हैं, तो लर्नर आपके पैसिव फॉर्म में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सेंटर, यानी जो सीखने वाला होता है वो सेंटर में होता है। यानी कि जो इसमें जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, लर्नर आपका सेंटर में होता है, वो आपके एक्टिव फॉर्म में होता है, और टीचर आपके पैसिव फॉर्म में होते हैं।
तो ये आपका बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर मोटिवेशन के बात में बात करें तो पेडागोजी में जो मोटिवेशन दिया जाता है, ये मोटिवेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, जबकि एक तरह से इंट्रागोजी होता है आपका एंट्रागोजी। तो एंट्रागोजी में आपके अंदर से पहले से इंटरनल मोटिवेशन होता है, आप अपने चाहो तो अपने टारगेट को आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, यानी कि आप अंदर से खुद से मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। पर जो नीचे वाले बच्चे हैं जो आपके अडल्ट में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करना पड़ता है बाहर से, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में आपका क्या मेंशन है प्रेम सर? तो मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। 2-4 पॉइंट्स और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम देख लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि क्लास के अंदर माहौल कैसा है। क्लास के अंदर अगर हम बात करें पेडागोजी के अंदर, तो एक तरीके से उसमें टीचर आपका कितना स्ट्रिक्ट है, टीचर कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बालक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो तो अपने हिसाब से, कोई किसी का पता ही आपको क्या क्या करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एंड्रोगोजी में क्या होगा, म्यूचुअली रेस्पेक्टेड कोलैबोरेटिव इनफॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से आपको खुद समझ होती है कि यार क्लास के अंदर कैसा माहौल होना चाहिए। वैसे तो इस लेवल पे भी कई बार ऐसा होता है इमेच्योरिटी देखी जाती है, बट नॉर्मली क्या किया जाता है, नॉर्मली इस चीज को माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो अपने आप से मैच्योर हैं, उनको खुद पता है कि क्लास के अंदर कैसे बिहेव करना है ना। तो ये होता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको क्लियर हो गया होगा। प्लानिंग की बात आ रही है, तो प्लानिंग में क्या होता है, अगर कोई टीचर है वो अपने छोटे बच्चों के लिए अगर कोई कोर्स डिजाइन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो काम हुआ वो कौन करेगा, टीचर करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एंड्रागोजी की, तो एंड्रागोजी में क्या होगा, एंड्रागोजी में एक तरीके से आपका एडल्ट, जो आपका एडल्ट स्टूडेंट है वो भी इन्वॉल्व होता है, और ना सिर्फ वो प्लानिंग स्टेज में इन्वॉल्व होगा बल्कि इवेल्युएशन स्टेज में भी होगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप अपने टीचर से वो करते हो, क्या करते हो, उनको आप एक तरीके से क्वेश्चन पूछते हो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे को ये टॉपिक बताओ। क्वेश्चन आंसर आपके एंड्रोगोजी में आते हैं, जबकि पेडागोजी में क्या आता है, इसमें आपका डिस्कस क्या है, लेक्चर ओवर आ जाता है इसमें, ठीक है। पर इसमें आपका डिस्कशन आता है आपका। तो अगला जो पॉइंट है ये आपका डायग्नोसिस ऑफ नीड। इसका मतलब क्या है कि एक छोटे बच्चे को किस तरह से उसकी जो नीड है, मतलब उसको क्या किस तरह से पढ़ाना है, क्या उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचर एक तरीके से वो सब डिसाइड करता है। लेकिन जो आपका एंडागोजी होगा, म्यूचुअली सेल्फ डायग्नोसिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट है वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि सर आप पीपीटीज के थ्रू पढ़ाओ, या फिर सर आप अगर लेक्चर दे रहे हो तो सर थोड़ा सा एक एनर्जी कम दिख रही है, कुछ बता सकते हैं ना, फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि क्या जरूरत है, कि मतलब कैसे आप जो ये म्यूचुअल जो आपका एक तरीके से टीचिंग और जो लर्निंग हो रही है इसको कैसे और इफेक्टिव बना सकते हो। तो टीचर जो हमारा पेडागोजी होगा उसमें तो टीचर के हाथ में ये पूरा पूरा है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कौन करेगा। तो पेडागोजी के केस में कौन करेगा, टीचर करेगा भाई, वही है सुप्रीम अथॉरिटी। छोटे बच्चे तो इतने क्या है, उसको तो इतना पता नहीं है कुछ। लेकिन जो आपका एंड्रागोजी होगा उसमें क्या होगा, म्यूचुअल नेगोशिएशन। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी क्या जरूरतें हैं, आप उसको एक तरीके से कंसीडर करते हो कि क्या उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखने सही होंगे। जैसे हम आज आपको क्लास ले रहे हैं तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखे हैं, हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ आपके माइंड में बैठ जाए। सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स दिलाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब आप कहीं जाओ तो आपको ये लगे कि हाँ हम कहीं से अच्छे से पढ़ के आए हैं। हमारे कॉलेज में भले ही टीचर नहीं थे, लेकिन जहां से भी हमने पढ़ा वो किसी बेहतरीन टीचर से कम नहीं था, ऐसा आपको फील होना चाहिए। डिजाइन की अब देख लेते हैं। डिजाइन में क्या होता है, लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट यूनिट्स, ठीक है। तो डिजाइन में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो भी मटेरियल होगा, है ना। और एंडागोजी में क्या होगा, सीक्वेंस इन टर्म ऑफ रेडीनेस प्रॉब्लम यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक एडल्ट के लिए किसी कोर्स को डिजाइन करोगे तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो जानकारी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपका जो एडल्ट है वो तैयार रहे, ठीक है। और हम उसके सामने क्या करेंगे, कुछ आपका प्रॉब्लम रख देंगे। जैसे हमने आपको बता दें कि क्या हम इस ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको और इजी कर सकते हैं। हम आपसे मांगते हैं ना, राय मांगते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपना जो डिजाइन है, जो हमारी जो डिलीवरी है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो डिजाइन के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या आता है, ट्रांसमिटल टेक्निक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो
तो वहां पर आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो उनको पढ़ाने के लिए, वो एक तरीके से क्या होता है, टीचर बताता है कि हाँ इस तरह से आप कोई किसी भी काम को करो। लेकिन अगर आप एक एडल्ट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक एडल्ट जो है वो अपने आप से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, हो सकता है वो हमारा वीडियो भी देख रहे हो, भीम है हमारे यहाँ, एक लड़का है भीम राणा के नाम से। तो वो अपने आप ही प्रैक्टिकल करने लगता था। उसके जो पहाड़ वगैरह है वहाँ पे उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाया। लेकिन जब वो हमारे साथ आया NSTI वगैरह में, तो वो अपने आप से प्रैक्टिकल करता था, अपने आप से कोशिश करता था कि मैं सीख लूं। तो ये क्यों आया? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है वो अपने आप से करना चाहता है एक एडल्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल, एक जो एडल्ट होगा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा। इवेल्यूशन, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और इवेल्यूशन में क्या होगा, यानी कि मूल्यांकन कौन कर रहा है? तो पैडागोजी के अंदर जो मूल्यांकन है कौन करेगा? टीचर करेगा। छोटे बच्चों को तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आपका इवेल्यूशन की स्टेज आएगी एंड्रागोजी में, तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे साथ के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आपको आंकते हैं, आपने कैसा पढ़ाया, या आपने जो पढ़ाया क्या वो इफेक्टिव रहा, ठीक है। तो वो ये जो आता है, ये सब किस में आ जाता है? आपका इवेल्यूशन में। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कल जब मैं पढ़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मेरी जो स्पीड थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं मैं जो आपको संदेश देना चाहता था, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था, वो थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो वो क्या था? आपका इवोल्यूशन था। आपने मुझे बताया कि सर स्पीड ज्यादा है, तो फिर हमने उसको दोबारा से रिवाइज कराया, ठीक है। तो ये होता है आपका इवोल्यूशन। अब देख लेते हैं हमारे तीनों, अब आपके सामने है पैडागोजी, एंड्रागोजी, और ये है आपका सबसे ऊपर होटागोजी, हेटागोजी, ठीक है। तो पैडागोजी क्या होता है? ये आपका टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि टीचर आपके ज्यादातर प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, है ना। एंड्रागोजी क्या होगा? एंड्रागोजी में हम एडल्ट लर्निंग के बारे में सीखेंगे। और हेटागोजी जो होता है, हेटागोजी क्या होता है? सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक अडल्ट है, ये तो वैसे हमारे कोर्स में है नहीं हेटागोजी, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हो तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मान लीजिए जैसे आप हेटागोजी को फॉलो कर रहे हो, हेटागोजी मतलब आपको किसी प्रकार की कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से देख रहे हो कि मेरे लिए क्या, कहाँ से अच्छा सीखने को मिलेगा, कौन मुझे ज्यादा बेटर पढ़ा सकता है। तो ये एक तरीके से होता है हेटागोजी, ठीक है। यानी कि कोई गाइडेंस नहीं दी जा रही, अपने आप से जो लर्नर है वो अपने आप से सीख रहा है। तो ये होता है आपका हेटागोजी। तो यहाँ पर आपका क्या है कि हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक तरीके से तीनों में अंतर बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम देखें डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ लर्नर, तो यहाँ पर क्या होगा? डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ लर्नर, यानी कि अगर आप लर्नर को कंट्रोल कर रहे हो तो उसके मामले में कैसा हिसाब किताब रहेगा। तो पैडागोजी में क्या होगा? टीचर के हाथ में रहता है पूरा कंट्रोल, है ना। एंड्रागोजी में क्या होता है कि आपका जो टीचर है वो आपको गाइड करेगा। हेटागोजी में क्या होता है? इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, मेरे को क्या सीखना है नहीं सीखना है ना। अब देख लेते हैं कंटेंट। कंटेंट क्या होगा पैडागोजी के केस में? डिसाइडेड बाय टीचर, यानी कि टीचर डिसाइड करेगा उसको क्या पढ़ाना है। एंड्रागोजी में क्या होगा? एंड्रागोजी में एक एडल्ट आपको फीडबैक देता है कि सर मेरे को ये टॉपिक चाहिए, आप इसके ऊपर वीडियो लाओ, ठीक है, या फिर आप मेरे को ये टॉपिक पढ़ाओ। तो एक तरीके से कोलैबोरेशन होता है। तीसरा क्या होता है? हेटागोजी में क्या होता है? लर्नर, लर्नर मालिक है, मेरे को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मेरी मर्जी में क्या पढ़ू ना पढ़ू, ठीक है। तो ये होता है लर्नर। प्रोसेस को अगर हम देख ले तो प्रोसेस में पेडागोजी के रेस्पेक्ट में टीचर सेंटर प्रोसेस कैसा होता है? ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है कैसा होता है? टीचर सेंटर होता है। टीचर ने जो पढ़ा दिया पढ़ लिया, अपने आप से कहाँ पढ़ता है एक छोटा बच्चा। एंडागोजी में क्या होगा? लर्नर सेंटर, यानी कि लर्नर सेंटर में होता है, ठीक है, लर्नर सेंटर होता है। इसी तरीके से होटागोजी में भी जो होता है, हेटागोजी में भी क्या होता है? लर्नर सेंटर होता है। लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को क्या सीखना है नहीं सीखना है। गौरव सर आगे बढ़ाओ। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हमारा मोमेंट ऑफ द डे। आखिरकार हमारे जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे गौरव देखो सर कुछ बताना है तो बताओ। तीन चीज तो होता है आपका, अभी एक तो पैडागोजी हो गया, दूसरा हो गया पेंडागोजी, तीसरा आपका हेटागोजी हो गया, ठीक है। तो पैडागोजी क्या था, मैंने आपको एंड्रागोजी बताया था कि एंड्रागोजी की एज क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, ठीक है। एंड्रागोजी जो आता है आपका, इसमें आता है आपका अडल्ट लर्निंग। अडल्ट का जो एज होता है वो किसमें आता है आपका 20 से 30, यानी कि जो आपका स्कूलिंग है, अगर आपका स्कूलिंग खत्म हो गया, स्कूलिंग के बाद आप कहाँ ITI में चले गए,
पॉलिटेक्निक में चले गए, CITS में चले गए, बीटेक में चले गए, कहीं भी चले गए, तो ये आपका एंड्रागोजी में आ गया, ठीक है। और आपने जब स्कूलिंग वगैरह खत्म कर लिया, आप शादी कर लिए, बाल बच्चे वाले हो गए, ठीक है, एक तरह से फैमिली वाले बन गए, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, हेडागोजी में पहुंच जाओगे। पर उससे पहले जब स्कूल लाइफ में थे, आप कहते हैं ना स्कूल लाइफ हमारा सबसे बेस्ट होता है, तो ये होता है आपका कौन सा, पेडागोजी, फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल पेडागोजी, ठीक है। ट्रेडिशनल पेडागोजी इसने कहते हैं प्रारंभिक होता है यार, ये बेसिक होता है, पारंपरिक, जहां से आपका बेसिक चीज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वहां पे कंट्रोल आपको कौन कर रहा था, तो भाई वहां पे टीचर कर रहा था। जब पहली क्लास में थे, दूसरी क्लास में थे, पांचवी क्लास में थे, कंट्रोल कौन कर रहा था, टीचर कर रहा था, सीधी सी बात है। आप तो खुद कंट्रोल तो कर नहीं रहे थे, कंट्रोल कौन कर रहा था, टीचर कर रहा था। पर आप थोड़े से अगर बड़े हो गए, किसमें चले गए, आप ITI वगैरह में चले गए, तो आपको थोड़ा सा, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब आप उसमें चले जाते हो, कहाँ पे आप एक तरह से क्या कहते हैं, BA वगैरह, BCom वगैरह, यानी कि एक तरह से ग्रेजुएशन जब करना स्टार्ट कर देते हो, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करते हो, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस इसके द्वारा किया जाता है। आप थोड़ा सा ज्यादा गाइडेंस अपने खुद के द्वारा, लर्नर ओनली गाइडेंस बाय टीचर, ठीक है। तो आपको अपने आप को भी गाइडेंस कर सकती है, यानी मेन जो होता है ना गाइडेंस यहाँ करने का, ये खुद का होता है, सेल्फ अपने आप को खुद जज करने लगते हो, क्या मैं आप गलती कर रहा हूँ, क्या चीज नहीं है। पर जो एक हेडागोजी होते हैं, ये थोड़े से एक तरह से मेच्योरिटी हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इन्हें पता चल जाता है कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। पेडागोजी का मतलब ये नहीं है यार बच्चे, ये थोड़ा सा वो जो अडल्ट के जो नीचे आते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका स्कूल लाइफ होता है ना, सब आपका पेडागोजी में आता है आपका, ठीक है। जो भी आपका कंटेंट है, ये डिसाइड कौन करेगा, भाई टीचर ही तो करेगा, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 10वीं क्लास में हो यार, सब कौन डिसाइड करेगा, टीचर करेगा। पर आप थोड़े से बड़े हो गए, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो ना, आप भी कर सकते हो, टीचर भी कर सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें मेन जो होता है लर्नर का होता है, बाकी टीचर का भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में जाते हो, तो सब टीचर आपके ऊपर भी छोड़ देता है कि आप पढ़ लो, बाकी जो मेरा काम है मैं कर लूंगा अपना। या फिर ITI भी कर रहे हो, तो वहां पे टीचर आपको बताएगा, थोड़ा सा रहता है, बाकी आपको सब कुछ आपको खुद को करना पड़ता है। और हेडागोजी में क्या होता है, आप खुद हो यार, आपका जो ये होता है ना हेडागोजी, ये आपके पेडागोजी और एंडागोजी थोड़ा सा बहुत अलग होता है। अलग क्यों होता है कि आपने स्कूल लाइफ भी खत्म कर दिया, आपने, आपका कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई, ये आपका स्कूल लाइफ है, ये आपका इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज लाइफ है, और ये आपका बाल बच्चे वाला है। जब आप एक तरह से फैमिली वगैरह बता रहे हो ना, तो आप खुद सीखते हो ना वहां पे, क्योंकि पहले तो आप चीजें सीख चुके हो, उसी को अपने थोड़ा और एक्सपीरियंस लेते हो, उसके अकॉर्डिंग सीखते हो। तो आपका मेन फोकस यहाँ लर्नर ही होता है। यहाँ पे क्या टीचर सेंटर होता है, टीचर आपको गाइड करेगा, प्रोसेस करेगा, आपको लीड करेगा। यहाँ पे जो एक लर्नर होता है वो सेंटर होता है, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये आपका एक्टिव फॉर्म में होता है, ये आपका टीचर एक्टिव फॉर्म में होता है, और यहाँ पे आपका लर्नर एक्टिव फॉर्म में होता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। और मैंने कल आपसे कहा था कि पेडागोजी, एंडागोजी और हेटागोजी, इन तीनों के बारे में अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप इनका जवाब दे सकते हो। प्रिंस सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड। जल्दी से बताइए, 2 दिन से पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे ख्याल से सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। विच टाइप ऑफ टीचिंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। अभी आपको बताया गया था, ज्यादा दूर मत जाओ, अभी आपको बताया गया था, तो आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका, क्या एंडागोजी में होता है टीचर सेंटर, पेडागोजी में होता है, या फिर दोनों में होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो। अभी भी कुछ बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी जब अगर जवाब आप ना दो, तो फिर बताओ क्या होगा इसका, क्या होना चाहिए इसका, एंडागोजी या पेडागोजी। टीचर सेंटर्ड किसमें होता है, देखो टीचर सेंटर्ड का मतलब कि एक ऐसा गोजी, ठीक है, एक ऐसा गोजी यानी कि एक ऐसा लीडर जो आपको गाइड कर रहा हो, आपको लीड कर रहा हो, पूरा जो लीडर सब कुछ है उसके हाथ में है, तो टीचर सेंटर होता है वो। तो किसमें होता है, तो ये होता है आपके पेडागोजी में, टीचर सेंटर होता है वहां पे, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर की बात पूछ रहा है ये, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अब देखो, लर्नर सेंटर का मतलब ये है कि जो हमेशा, आप हमेशा याद रखना, जो भी सेंटर्ड में होगा ना वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। कैसा होगा, एक्टिव फॉर्म में। और बाकी जो आगे पीछे आएंगे वो आपके पैसिव फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे लर्नर सेंटर यानी लर्नर आपका एक्टिव फॉर्म में, टीचर आपके पैसिव फॉर्म में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो किस में है, जो आपके लर्नर सेंटर है। और साथ ही साथ जो आपका लर्नर सेंटर होता है ना, इसका मतलब ये है कि जो टीचर है और जो लर्नर है, इनके बीच में कैसा होता है कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जो आपका वो था ना पेडागोजी,
पैडागोजी में क्या था, यूनिडायरेक्शनल था। क्या था, यूनिडायरेक्शनल, बस एक ही दिशा में था आपका, टीचर से कहा था, टेनिस के साइड में था। पर आपका लर्नर सेंटर में क्या होता है, जो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। आप टीचर से पूछते हो, टीचर आपको जवाब देता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, पूरा एक चैनल बनता है आपका, ठीक है। यानी कि यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड में होता है आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये होता है आपका एंड्रागोजी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके साथ ही साथ जो आपका हेडागोजी होता है वो भी आपका लर्नर सेंटर होता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच थियोरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रागोजी। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थियोरिस्ट है, यानी किसने थ्योरी दी डेवलपमेंट ऑफ एंड्रागोजी की। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आप इसे उंगलियों पे कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन शायद पहले भी कराया जा चुका है कि जो आपकी डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, एंड्रागोजी को, ठीक है। एंड्रागोजी को किसने एक तरह से वो किया था ना, क्या कहते हैं, फेमस किया था या फिर डेवलपमेंट किया था, उसको बनाया था। तो किसने बनाया था, तो आप इसका जवाब तुरंत दो, क्या होगा इसका। क्या मैस्लो साहब ने दिया था, पाउलो ने दिया था, ब्लूम्स ने दिया था, किसने दिया था, या फिर आपके क्या कहते हैं, किसने दिया था इसका। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ 99 का 100% बच्चों का जवाब सही आ रहा है। किसके साथ जा रहा है, मैकलम, किसके साथ जा रहा है, मैकलम नॉवेल्स के साथ जा रहा है इसका, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि मुझे लग रहा है कि आप सच में यार, आप सच में एंडागोजी, पेडागोजी, हेडागोजी के साथ आप खेल रहे हो। तो ये खेलना आपका मुझे पसंद आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो आपके सामने आगे कौन आ गया, तो ये वही आपके मैल्कम नोल साहब हैं। यही है वो जिन्होंने दिया था कौन सी थ्योरी, एंड्रागोजी का, जिन्होंने डेवलपमेंट किया था। शायद आपको चीजें क्लियर है। इनकी स्माइल देखो, आप भी ऐसे हंसते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द डेवलपमेंट टास्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। डेवलपमेंटल टास्क की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। डेवलपमेंट टास्क मॉडल, इसका मतलब क्या है, किसने हमें ये बताया कि इन्फेंसी एक स्टेज होगी, एडोलसेंस एक स्टेज होगी, एडल्ट एक स्टेज होगी, मिडिल एज एक स्टेज होगी, उसकी बात कर रहा है ये। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। देखो पिछला जो था ना डेवलपमेंट, वो कौन सा था, वो एंड्रागोजी का डेवलपमेंट था। पर यहाँ पे क्या ये है आपका टास्क मॉडल का ही है। और टास्क मॉडल क्या है कि भाई जब तुम पैदा हुए थे, तुम बड़े हुए, ठीक है, तुम अडल्ट हुए, तुम बुढ़े हो गए, ये सब डेवलपमेंट किसने दिया था कि एक एज का, तुम जो एक एज होता है अडल्ट होता है, ये किस में आएंगे, जो बुढ़े होते हैं किस एज में आएंगे, जो किशोरावस्था होता है उसका कौन सा एज है, ये मॉडल किसने दिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। क्या होगा, मैं देखा था स्टार्टिंग में कुछ बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ गए थे, तो क्या डी होगा इसका या कुछ और होगा, क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो। क्या थोंडाइक साहब ने दिया था, हे भगवान, थोंडाइक साहब ने कौन सा दिया था, याद है किसी को, थोंडाइक साहब ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी किसने दिया था आपका, रॉबर्ट हाइविगर्स्ट ने दिया था, ठीक है। तो इनका डायग्राम आपको दिखाता हूं, शायद आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो प्रेम सर बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। प्रेम तो सर, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो हमारी एज है तो इसको 6 भागों में बांट दिया। इन्फेंसी क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके बाद से लेकर 6 साल तक की जो उम्र होगी वो क्या होगी, इन्फेंसी स्टेज होगी। चाइल्डहुड मतलब बचपना कब से कब तक रहता है, 12 साल तक। कितनी साल से कितने साल तक, 6 साल से 12 साल तक। एडोलसेंस, किशोरावस्था, कितने साल से कितने साल तक, 13 साल से 19 साल तक। एडल्ट किसे कहेंगे, 20 साल से लेकर 30 साल तक। मिडिल एज किसे कहेंगे, 30 साल से लेकर 60 साल तक। सबसे ज्यादा गैप होगा यहाँ पे, 30 साल से लेकर 60 साल तक, अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस, 30 साल से 60 साल। उसके बाद है ओल्ड एज, इसका मतलब क्या है, ओल्ड अवस्था। कौन सी होगी, आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद की जो अवस्था होगी वो होगी आपकी ओल्ड एज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। गौरव सर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो 3 है ना, ये 1 2 3, यहाँ पे कौन सा आता है आपका, पेडागोजी, यानी कि यहाँ 19 साल तक पेडागोजी के करीब आ जाएगा। और अडल्ट में कौन सा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा का कौन सा, एंड्रागोजी। और इसके ऊपर जो वाले स्टेट दिख रहे हैं आपको, मिडिल एज और ओल्ड एज, यहाँ पे आपको कौन सा दिखेगा, तो इसमें दिखेगा आपको हेटागोजी, ठीक है। ये आपका हेटागोजी हो गया, ये आपका एंड्रागोजी हो गया, और ये ऊपर वाले जो हो गए ये आपके पेडागोजी हो गए। पेडागोजी के मतलब ये थोड़ी जो 5 साल के 1 साल के बच्चे उनके लिए नहीं, थोड़ा सा और जो बच्चे स्कूल लाइफ जितना भी है ना आपका, स्कूलिंग सब आपका कौन सा है, पेडागोजी। कॉलेज लाइफ, इंस्टीट्यूट लाइफ, ये कौन सा है, ये है आपका
एंड्रागोजी, और जो ऊपर के हैं ये आपका आएगा हेटागोजी। शायद आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्रेम सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज एंड्रागोजी मीन? एंड्रागोजी का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अब देखो इतने बार बता चुके हैं, एंड्रागोजी 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 जो भी कुछ था, ठीक है, इतने बार बता दिया, यानी कि आपको गोजी गोजी कर दिया गया। यानी कि गोजी मतलब क्या हो गया? लीडर। एंड्रा मतलब क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपको? यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करो? आप इसको मैथ बना दो यार। एंड्रागोजी को एंड्रा प्लस गोजी। एंड्रा मतलब क्या हो गया? एंड्रा मतलब आपका क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका मैन, यानी फिर बोल सकते हैं अडल्ट, ठीक है। गोजी मतलब हो गया एक तरह से क्या हो गया? एगोज मतलब, ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया? लीडर, या फिर क्या बोल सकते हो? लीड। तो ये किसमें होता है? यानी कि ऐसा लीडर जो मैन को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अडल्ट को लीड करता हो। तो ये चीज किसमें आता है? ये आता है आपका किसमें? अडल्ट, ठीक है, अडल्ट लर्निंग। तो ये किसमें आता है आपका? जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी कि टीचिंग ऑफ अडल्ट, यानी कि जो एक तरह से अडल्ट को सिखाया जाता है, ये होता है आपका एंड्रागोजी। इसके 2-3 नाम अभी और है, कौन कौन से हैं आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज पैडागोजी मीन? पैडागोजी का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो पैडागोजी देखो, पैडा मतलब होता है आपका क्या? चाइल्ड होता है, ठीक है, या फिर बोलते हैं चिल्ड्रन बोल दो, चाइल्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो। एगोज मतलब क्या हो गया आपका? लीडर हो गया, लीड हो गया। यानी कि ऐसा गोजी, ऐसा लीडर जो चाइल्ड को, बच्चों को लीड करता हो, उन्हें सिखा रहा हो, तो ये होता है आपका पैडागोजी में। किसमें होता है? पैडागोजी में। पैडागोजी कैसा होता है आपका? लर्नर क्या होता है पैडागोजी में? टीचर सेंटर्ड होता है। कैसा होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, या फिर हम उसका वो क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं टीचिंग ऑफ चाइल्ड, यानी जो बच्चों को सिखाने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं वो होता है हमारा पैडागोजी। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज इज नॉट एजम्पशन ऑफ एडल्ट लर्निंग? इसका मतलब है, नॉवेल्स ने जो थ्योरी दी थी उसके अनुसार एडल्ट लर्निंग का निम्नलिखित में से कौन सा एजम्पशन नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा एजम्पशन नहीं होगा। तो अजम्पशन तो आपको कई बार बताया जा चुका है यार। कल बताया गया अलग, आपको याद अलग कराया गया, आज आपको अलग बताया गया। अब तो बता दो इसमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है अडल्ट लर्निंग के लिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड। अगर आएगा आपका अडल्ट में, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम किस नाम जानते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि आप खुद को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसे क्या करना क्या चीज नहीं करता। ये है भाई अजम्पशन, ये तो है इसका। दूसरा अजम्पशन क्या दे रखा? ओरिएंटेशन टू लर्निंग, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो उसके लिए चीज है उसका, ठीक है, जो उसके लाइफ में ज्यादा यूजफुल है उसको करेगा, एक तरह से उसको ओरिएंट करेगा। तो ये भी आपका है अडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा, जो उसके अंदर पहले से है। ये किसमें आता है आपका? इंस्टीट्यूट में। इससे पहले आपने स्कूल में चीजों को सीखा है ना, यानी जो चीज आपके पास पहले से है सीखा हुआ, एग्जिटिंग नॉलेज, जो चीज आपने स्कूल से पहले सीखा हुआ है, तभी तो आप अडल्ट में जाओगे। अडल्ट में कब जाओगे? जब आपने स्कूलिंग लाइफ को पार कर लिया, आप इंस्टीट्यूट में चले गए, ठीक है, या चाहे आप एक दूसरे कॉलेज में चले गए, तो आपने पहले से कुछ ना कुछ सीखा है ना। तो ये चीज आपका वही कह रहा ऑप्शन नंबर सी है। और चौथा आपका इमोशनल। तो भाई इमोशनल तो थोड़ा सा आपका अलग हो जाता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी इमोशनल, इमोशनल आपका एजम्पशन का एक एजम्पशन नहीं है अडल्ट लर्निंग का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो 5 एजम्पशन है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको दूसरा नाम आपका सेल्फ डायरेक्टेड। दूसरा होता है आपका एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस? जो आपके पहले से नॉलेज है। कैसे नॉलेज है आपके? एग्जिटिंग जो नॉलेज है आपका, उसके बारे में बात हो रहा है। रेडिनेस टू लर्निंग, यानी कि जैसे तैयार रहते हैं ना उनके लिए, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, यानी जो उनका एक तरह से पहले का जो चीज है, ठीक है, उस चीजों को सीखने के लिए और तैयार रहते हैं। और चौथा आपका ये हो गया। पांचवा आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा होता है इनका? तो मोटिवेशन इनका होता है कैसा? एक्सटर्नल इंटरनल। तो इनका मोटिवेशन होता है यहाँ पे इंटरनल होता है। जबकि हमारा जो पैडागोजी होता है, पैडागोजी में कैसा मोटिवेशन होता है? तो वहां पे होता है आपका एक्सटर्नल। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, ये दिमाग में सेट कर लो। ये 5 एजम्पशन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव जरा इस स्लाइड को पीछे करना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो जानकारी है इसको बहुत जल्दी गवा दोगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही गवा देता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो जानकारी है इसको लंबे समय तक याद रखें।
तो क्यों ना हम कुछ यहाँ पे ट्रिक वगैरह बना दे जिससे कि आपको कुछ याद हो जाए। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, हमारा दिमाग जो है वो अजीब चीजों को, अजीब कहानियों को, ठीक है, अजीब घटनाओं को याद रखता है। कहीं आग लग गई आपको याद है, ठीक है, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी बहुत लंबे टाइम तक याद है। तो आज हम क्या करेंगे, इस थ्योरी का यूज करते हुए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे, ठीक है। कहानी वैसी होगी बेकार सी, लेकिन मजा आएगा कि बेकार कहानी सुनी आज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक शेर होता है, क्या होता है, शेर। तो एक बार जब शेर जा रहा होता है तो वो जंगल से जा रहा होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पर वो एक मोटी घूम रही होती है, मोटी लड़की, ठीक है। तो वो जो मोटी लड़की है उसे देख के यार सोचे यार आज तो बढ़िया अपना पिज्जा मिल गया, ठीक है। तो पिज्जा मिल गया, उन्हें सोचा यार, अब वो जो मोटी लड़की थी उसके हाथ में क्या था, ओरियो बिस्किट था। कौन सा बिस्किट था, ओरियो। तो अब क्या हो गया कि जो शेर है वो भूखा था, तो उसने क्या किया, उस मोटी को भी टपका दिया, ठीक है, और उसके बिस्कुट भी खा गया। तो कहानी बड़ी वाहियात थी, लेकिन ये जो कहानी है ये आपको कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इस कहानी से आप सारी की सारी चीजों को रिकॉल कर लोगे। कैसे, शेर, शेर का एस पकड़ा, एस मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, ई मतलब एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है कि एक एडल्ट को एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा मतलब होता है। आर, आर का मतलब क्या होता है, रेडीनेस, यानी कि एक एडल्ट आपका रेडी रहता है। मोटी, मोटी मतलब हमेशा मोटिवेट रहता है एक एडल्ट। उसके बाद आपका क्या है, ओरियो, ओरियो मतलब ओरिएंटेशन, ठीक है। तो जो कहानी है, कहानी आप याद रखो, कहानी बिल्कुल बकवास थी, गाली भर भर के मिलनी चाहिए, लेकिन मजा आया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कहानी है ये आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपनी बहुत ही वाहियात कहानी के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ दिस इज एजम्पशन ऑफ एडल्ट लर्निंग। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, जल्दी से फेंक के मारो, क्या आंसर है। कहानी भी बता दिया गया, तो इसका कौन सा है, रेडीनेस टू लर्निंग या फिर आपका ओरिएंटेशन टू लर्निंग या फिर होता आपका अडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कौन से हैं जो एजम्पशन है, ए है, बी है, सी है, डी है, सारे इसके एजम्पशन सही है। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जवाब बिल्कुल गोली से भी दिए जा रहे हैं, यानी कि सारे इसके कौन कौन से एजम्पशन है। 3 एजम्पशन आपका ये हो गया, इसके अलावा 2 एजम्पशन आपके कौन कौन से हैं। तो आपका देखा जाए तो मोटिवेशन टू लर्न, ये आपका एजम्पशन हो गया। और एक एजम्पशन आपका कौन सा था, तो एक आपका एजम्पशन था सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपके 5 एजम्पशन थे, शायद आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ओरिएंटेशन टू लर्निंग में क्या है कि इसमें क्या होता है, आप अपने करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, यानी सीखने के प्रति जो भी प्रॉब्लम आता है आप उस चीजों को सॉल्व करते हो। और रेडिनेस वाले में चीज में क्या है कि जो आपका रोल है उस रोल को आप डेवलप करते हो सीखने के लिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस में कैसा है, जो चीज आपने स्कूल लाइफ में सीखा है ना उसी चीजों उसी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही है, ठीक है। यानी कैसा, एग्जिटिंग नॉलेज को एक तरह से क्या करता है ये लर्नर, उसको अपना आधार बना के चीजों को और सीखते हैं। जैसे आप सीआईटीएस कर रहे हो ना, तो सीआईटीएस में क्या आप अपने आईटीआई को तो आधार बना लिया ना अपने, उसी आधार के अकॉर्डिंग आप चीजों को स्किल पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी एजम्पशन ऑफ एडल्ट लर्निंग, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जल्दी से बताइए कितने एजम्पशन दिए नॉवेल्स ने। तो यहाँ पे आपको सब पता चल गया कि कितने एजम्पशन है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, 5 एजम्पशन है। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही है, 5% इसका हो जाएगा, यानी 5 एजम्पशन हो जाएगा, 5% नहीं 5 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एजम्पशन के नाम यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला एजम्पशन कौन सा था आपका, तो पहला था आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरा आपका कौन सा था, तो आपका था अडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। तीसरा कौन सा था आपका, रेडीनेस टू लर्न। चौथा कौन सा था आपका, ओरिएंटेशन टू लर्निंग। और पांचवा था आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा, जो आपका इंटरनल था, कैसा था, इंटरनल था। तो ये आपके 5 एजम्पशन है, चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नोवेल्स मेड 4 एजम्पशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। इसका मतलब है जो 4 एजम्पशन दिए किसने, नोवेल्स ने, वो कब दिए, जल्दी से बताइए कब दिए। तो यहाँ पे एजम्पशन अगर देखा जाए तो एंडागोजी पैडागोजी अलग अलग होते हैं, पर एंडागोजी के एजम्पशन जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित था अडल्ट लर्निंग के लिए, 4 एजम्पशन सबसे पहले दिया था नोवेल्स ने, ठीक है। तो कौन से ईयर में दिया था उन्होंने, क्या 1980 में दिया था, 1984 में दिया था, या फिर 2020 में। भाई 2020 में तो कोरोना आया था ना, तो ये तो तुम बोलोगे नहीं, इसलिए मैंने 2020 ऑप्शन में दिया यहाँ पे, ठीक है। 2020 में हमेशा याद रखना कोरोना आ गया था, ठीक है। तो आप जवाब दो अब, 1980 में आया था, 1984 में आया था।
तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100% बच्चों को जवाब सही है। कब आया था ये? 1980 में आया था ना 4 एजम्पशन। 5वां एजम्पशन हमने कब इंक्लूड किया था? तो 1984 में हुआ था ना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 90 क्या 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। 4 एजम्पशन कब आए थे? 1980 में आए थे। 5वां कब जुड़ा था? अभी अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवेल्स एडेड फिफ्थ एजम्पशन। नॉवेल्स ने 5वां एजम्पशन ऐड किया, कब किया? जल्दी से बताइए कब किया, साल बताना है आपको। तो आप बताओ कि एंड्रागोजी के जो 5वां जंक्शन दिया था नॉवेल्स ने, कौन से ईयर में दिया था? 1980 तो नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे आपके 4 आए थे। आपका 5वां कब एडेड किया था? कब ऐड किया था? इंक्लूड कब किया था 5वां जंक्शन? उस साल का नाम बताना आपको, ठीक है। 5वां जंक्शन कब ऐड किया था उसमें, तो कब हुआ था? क्या 98 में आया था, 1984 में था, 1988 में था, या फिर 1990 में था, आपका 1990 में था? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब फटाफट दो। तो मैं देख रहा हूँ करीब 90 क्या 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रही है। 1984 में आपके 5वां एजम्पशन ऐड किया था। इससे पहले 4 एजम्पशन आपके 1980 में आ गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज आपका कि 4 एजम्पशन कब बनाए थे एंड्रागोजी पे? तो उन्होंने बनाया था 1980 में। और 5वां कब ऐड किया था? तो 1984 में किया था। ये एजम्पशन जो होते हैं पेडागोजी से, यानी चाइल्ड के जो लर्नर होता है, इनसे जो थोड़े से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं हम बता चुके हैं आपको कि अलग तरीके से सीखते हैं और चाइल्ड आपके अलग अलग तरीके से सीखते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ एडल्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से किसे एडल्ट लर्निंग नहीं कहा जाएगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किसे निम्नलिखित में से एडल्ट लर्निंग नहीं कहा जा सकता है। तो आपको फटाफट गोली से भी तेज भागना। आपको किससे तेज भागना है? गोली से भी आगे भागना। अब कैसे भागोगे? आप जवाब देके भागोगे। कैसा जवाब देना है? आपसे ये पूछ रहा कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप ये बताओ कौन सा आपका अडल्ट लर्निंग से संबंधित नहीं है, उससे जो वो नहीं है, आपका अडल्ट लर्निंग नहीं हो सकता। तो क्या चीज है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये तो होता है भाई, ये तो कंफर्म आपका। ये आपका जो पेडागोजी है, एंड्रागोजी है, उसका तो पहला पॉइंट है। जबकि जो आपका हेटागोजी था, यहाँ पे डायरेक्टेड का मतलब क्या था? वहां पर डिटर्मिनेट था ना, वहां पर डिटर्मिनेट था करके कुछ, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड है, तो आपका एंड्रागोजी है। सेल्फ डिटर्मिनेट है, तो आपका कौन सा? पेडागोजी है। पेडागोजी नहीं, सॉरी, वो कौन सा था आपका? हेटागोजी था आपका, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन भी बोलते हैं, एंड्रागोजी भी बोलते हैं, पर पेडागोजी ये आपके चाइल्ड से संबंधित होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, हम एंड्रागोजी को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देखो, अडल्ट एजुकेशन के भी नाम से जानते हैं, अडल्ट लर्निंग थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, हम इसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारा यही तो था पिछला भी, ठीक है। एंड्रागोजी किससे आपको किस के अंतर्गत आता है आपका? तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था इसका। इसको हम सेल्फ डायरेक्टेड नाम से जानते हैं, सेल्फ अडल्ट लर्निंग के भी नाम से जानते हैं, और अडल्ट एजुकेशन के भी नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे मैंने वही बताया था आपको कि जो आपका एंड्रागोजी है, ये आप किसको हम अडल्ट एजुकेशन भी बोलते हैं, हम इसको अडल्ट लर्निंग भी बोलते हैं, हम इसको एंड्रागोजी भी बोलते हैं। यानी कि बोलने का मतलब हमारा एक ही चीज है। आपका अडल्ट जब भी आएगा, ए से याद करना नहीं, फॉर आपका एप्पल होता है, ए से आपका अडल्ट हो गया, ए से आपका एंड्रागोजी हो गया, ए से आपका अडल्ट लर्निंग हो गया, ए से आपका अडल्ट एजुकेशन हो गया। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागोजी। एंड्रागोजी के कितने प्रिंसिपल दिए? किसने? नॉवेल्स ने। जल्दी से बताइए कितने प्रिंसिपल दिए नॉवेल्स ने। अब देखो, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागोजी, कितने प्रिंसिपल थे आपके? ये अभी हम नीमी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल आपके बदलते, आपने देखा होगा कहीं 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, पर आपको स्टैंडर्ड लेके चलना है जो हमारी नीमी की किताब के अकॉर्डिंग बेस्ट है, ठीक है। तो कितने एजेंशन है, सॉरी कितने प्रिंसिपल है हमारे एंड्रागोजी के, जिसने नॉल्स ने दिया था? कितने नॉल्स ने? जो आपके, हाँ, मेलकम जो नॉल्स थे, उन्होंने कितने एजेंशन प्रिंसिपल दिए थे? 3 दिए थे, 4 दिए थे, 5 दिए थे, 7 दिए थे? तो हम आपको बता चुके हैं कितने प्रिंसिपल थे। वो आपके 4 प्रिंसिपल थे। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। प्रेम सर, गौरव जरा इस क्वेश्चन को समझा देना जरा। ये वाला 14। हाँ, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा कि जो आपका ये इसमें से कौन सा ऐसा है
जो आपके, जो हमें कल आपको बताया गया था ना, कल के लेक्चर में बताया गया था, कुछ आपको फैक्टर बताए गए थे, उस फैक्टर में सबसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपके अडल्ट के लिए, किसके लिए, अडल्ट के लिए उसके लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, उसको यहाँ पे देखो किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि प्रभावित नहीं करता है, नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो आपका इमोशनल, इमोशनल करता है भाई, अगर आप चीजों को ठीक से समझोगे नहीं, ठीक है, अगर आप भावनाओं में बह जाओगे। हमारा इमोशन किससे होता है, हमारा एटीट्यूड से रिलेटेड होता है ना। इमोशन हमारा किस में होता है, एटीट्यूड, यानी कि जो कार्य करने की इच्छा है, अगर आपका वही चीज नहीं रहेगा, ठीक है, तो इमोशनल तो आपको चाहिए, उसको फिजिकल भी आपको कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे इमोशनल है, फिजिकल है, नीड ऑफ नीड्स है, ठीक है, नीड्स टू नो, यानी जो आपकी जानकारी है आप उसको करोगे। फिजिकल भी एक तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है, और इमोशनल भी करता है। वो कहता है ना, कार्य करने की जो इच्छा होती है, अगर कार्य करने की इच्छा होगा तो आप चीजों को करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो ये आपसे क्या प्रभावित करती है। इमोशनल भी आपको एक तरह से इफेक्ट डालता है आपके लर्निंग पे। आपके फिजिकल कोई कंडीशन है, चाहे आपका इन्वायरमेंट है, चाहे कुछ भी है, ये कहीं ना कहीं आपके लर्निंग इफेक्ट को इफेक्ट डालता है। आपका जो नीड है, अगर नीड आपकी ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है, जो चीज आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, जो चीज नहीं है, जैसे कि हमारा चौथा था ना रिलीवेंट, क्या था हमारा, रिलीवेंट था ना प्रिंसिपल चौथा, कि जो चीज आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा आप उसको करेंटली यूज कर लेते हो। पर यहाँ पे पहला कौन सा आपका, पहला है आपका क्या चीज आपका, ये है आपका बौद्धिक, यानी इसे बोल सकते हैं हम इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, इसका और चीज नाम होता है इसका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लर्निंग इफेक्ट को प्रभावित नहीं करता है, किसको करता है, लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं डालता है। क्योंकि एक वो बोलते हैं ना, हमका जो हमारा एक होता है कौन सा एप्टीट्यूड होता है ना, एप्टीट्यूड हर किसी का अलग अलग होता है, वो पहले से आपके हैं, तो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित नहीं करता। वो अलग का क्या, आप अलग तरीके से सीखते हो, अगला बंदा अलग तरीके से सीखता है, क्योंकि हर किसी का जो नेचुरल पोटेंशियल होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है, पर वो प्रभावित नहीं करता है वो, ठीक है। वो अलग बात है, आप ज्यादा सीखते हो कम सीखते हो, पर इमोशनल, फिजिकल और ये कहीं ना कहीं इसको प्रभावित, ठीक है, ये प्रभावित क्या करते हैं, पर ये चीज आपका नहीं करता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी होता है वो प्रभावित आपको नहीं करता है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ थोड़े से कंफ्यूजन में है, इसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाएगा, कल शायद जूम पे क्लास लेके आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हुज पिक्चर इज दिस। ये पिक्चर आपके सामने है और आपको ये बताना है कि ये जो पिक्चर है ये 4 ऑप्शन में से किसकी है। तो ये आपको फटाफट जवाब देना है। आपको ये पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है, ये पिक्चर देखो, आप इसमें से बताओ क्या ये पेडागोजी है, एंडागोजी है, हेटागोजी, आप इसका जवाब दो। यहाँ पे देखो टीचर क्या है, टीचर सेंटर्ड है, क्या है, टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड किसमें होता है आपका, तो ये होता है आपका किसमें, पेडागोजी में होता है। और जो आपका सेंटर्ड होता है वो चीज क्या होता है, वही चीज बाकी सबको क्या करता है, एक तरह से गाइड करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको सिखाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पेडागोजी में। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है पेडागोजी, उसका बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ करीब 90 या 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये चित्र आपके सामने है, ठीक है, इमेज आपके सामने है, जल्दी से बताइए ऑप्शन के अनुसार ये किस ऑप्शन की इमेज है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना ये रेड सा दिख रहा है, ये लर्नर है, यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा कोचिंग जो आपके सेंटर्ड में हो। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एंड्रागोजी। सेंटर में कौन होता है आपका, लर्नर होता है। कौन होता है, लर्नर होता है, ठीक, इसमें होता है आपका एंड्रागोजी में होता है, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, ये क्या आपका, ये है आपका एंड्रागोजी, शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन था ना, इससे पहले वो था हमारा पेडागोजी, ये पिक्चर था वहां पे, इसी पिक्चर को यहाँ पे ये दिखाया गया था आपका, ये आपका एंड्रागोजी, ये है पेडागोजी। एंड्रागोजी में टीचर आपका सेंटर होता है और एंड्रागोजी में आपका कौन होता है, लर्नर सेंटर होता है। चीज आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, हुज पिक्चर इज दिस। गौरव सर पिक्चर दिखाना वो। ये देखो पिक्चर ये आ गया, शायद ये आपको बेस्ट विजुअल नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, सेल्फ डिटर्मिनेट लर्निंग। वहां पे क्या आता, सेल्फ, वो आता आपका क्या आता, सेल्फ डायरेक्टेड आता आपका, ठीक है। तो था आपका कौन सा था, वो आपका था एंड्रागोजी। यहाँ पे चीजें शायद विजुअल नहीं है, बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर आपके सामने और आ गया। यहाँ पे देखो मैंने बताया था, अगर आपका यहाँ पे आता सेल्फ डायरेक्टेड अगर आता तो होता आपका एंड्रागोजी, पर यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आपका सेल्फ डिटर्मिनेट है आपका, तो जब भी ये चीज आएगा तो आप समझ जाना ये किसके बारे में बात कर रहा, तो ये बात कर रहा आपके हाइडागोजी में, जो आप फोन से सीखते हो, मोबाइल सीखते हो, अपने व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, अपने लैपटॉप से, हर चीज से, मतलब एक इन्वायरमेंट से सीखते हो। यानी जो आपका स्कूलिंग है वो भी आपके अंदर होगा, जो आपका कॉलेज है वो भी होगा, आप अपने आस पड़ोस के मोहल्लों से भी सीखोगे, तो ये सब आपका किसमें आता है, हाइडागोजी में आता है। शायद आपको चीजें ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसका मैं जवाब बता देता हूँ। इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। ये पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, इसलिए नहीं कि ये थोड़ा एचडी पिक्चर नहीं है, ठीक है, आपका एचडी पिक्चर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत क्लियर हो गई होगी। पेडागोजी में यहाँ पे देखो आपको क्या था, ये आपके अलग अलग है। प्रेम सर, विजुअल हो रहा है आपको? कोई नहीं, इसको रहने दे, इसको समझा तो दिया हमने। तो पेडागोजी में ये देखो, ये डायग्राम ये था। एंड्रागोजी में ये देखो, सेल्फ डायरेक्टेड आएगा तो ये आपका एंड्रागोजी है, सेल्फ डिटर्मिनेट आ जाएगा तो ये आपका हेटागोजी। यहाँ पे आपको शायद विजुअल नहीं है, अगले पिक्चर में देखो आपको चीजें और बेस्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज देखो, ये है आपका पेडागोजी, ये है आपका एंड्रागोजी, और ये अभी बीच में है ना, ये जो दिख रहा है, ये देखो 2010 से साइबर गोजी आ गया आपका, ठीक है, और आपका आ गया सिनर गोजी आ गया आपका, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट तरीका चल रहा है कि एंडागोजी से फोकस हम इस पे कर रहे हैं कि आजकल हम ई लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, हम टीचर पे कम फोकस कर रहे हैं। हम आजकल ई लर्निंग हो गया, नेट हो गया, घर पे इंटरनेट का सारा बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये और तरीका डेवलप किया गया है आपका, साइबर कोजी हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हमारे सिलेबस में है नहीं, पर पता होना चाहिए। तो जब आपका सेल्फ डिटर्मिनेट, तो ये है आपका हेटागोजी। तो ये डायग्राम था, आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो आपको सारे मेथड बता दिया गया है, तो ये मुझे लग नहीं रहा किसी का भी जवाब ये गलत होगा। टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, या फिर इसका दोनों होगा, या फिर इसका नन ऑफ दिस, क्या होगा इसका? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब दें। ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो क्या होगा इसका, ए होगा या बी होगा? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ए और बी, टीचर सेंटर्ड मेथड, ये कौन सा होता है? ये आपका पेडागोजी होता है, और ये होता है आपका एंड्रागोजी। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, सी, यानी कि ए और बी उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है टीचिंग सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड होगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं, कल आपको बताया गया था ना, कि आज भी बताया गया था कि तो हमारे तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा टीचर सेंटर मेथड, दूसरा होता है हमारा कि लेक्चर्स जो लर्नर सेंटर मेथड। तो ये अगर देखा जाए ना, तो ये आपके 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेक्चर मेथड होता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, तीसरा होता है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन होता है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसने जिसके भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। टीचर सेंटर मेथड के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पेपर में आपसे पूछेगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डीपली क्वेश्चन आपका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन सा होगा? देखो, चाइल्ड सेंटर मेथड एक तो होता है आपका पेडागोजी होता है ना, एंड्रागोजी कौन सा होता है आपका? नहीं, चाइल्ड सेंटर मेथड होता है आपका एंड्रागोजी, और पेडागोजी कौन सा होता है आपका? टीचर सेंटर मेथड होता है। पर मैं आपको बता दूं, जो आपका वो था ना, कौन सा टीचर सेंटर मेथड, वो उसके पास 3 तरीके थे। कौन कौन से थे? आपका लेक्चर मेथड था, डेमोस्ट्रेशन मेथड था, और लेक्चर कम सम डेमोस्ट्रेशन मेथड था। पर जो आपका चाइल्ड सेंटर मेथड होता है, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ सबसे बढ़िया जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। अगर मैं इसके टोटल मेथड के बारे में बात करूं, तो चाइल्ड सेंटर मेथड के पूरे 14 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? पूरे 14 मेथड, 40 मेथड होते हैं इसके, ठीक है। जबकि अगर उसके बारे में बात करें हम, टीचर सेंटर मेथड, तो उसमें बस आपके 3 मेथड होते हैं, और इसके होते हैं 14 मेथड। कौन कौन से होते हैं? पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, पर आपको पता होना चाहिए। डिस्कशन जब भी आएगा, तो इसका आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा। तो ये सब आपके चाइल्ड सेंटर मेथड होते हैं। इसके अलावा आपका सिंथेसिस होता है, आपके डबल मेथड होता है, क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग होता है, एनालिसिस मेथड होता है, बहुत से मेथड होते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। प्रेम सर आपको अभी कुछ उड़ान भरने वाले पोएट्री वगैरह सिखा सकते हैं, फिर आपसे हम अलविदा लेंगे।
आज अगर आपको लेक्चर सही लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और जाते जाते एक जबरदस्त मजेदार पोएट्री आप सबके लिए, मोटिवेट करे ना करे लेकिन मजा पूरा देगी आपको। नदी पर्वत से उतरे, नदी पर्वत से उतरे तो मैं तेरी चाल लिखता हूँ, नदी पर्वत से उतरे तो मैं तेरी चाल लिखता हूँ, तेरे होठों की लर्जिश पर हर एक सुरताल लिखता हूँ, तेरे होठों की लर्जिश पर हर एक सुरताल लिखता हूँ, तेरी आंखों की झीलों में है, तेरी आंखों की झीलों में है मेरे इश्क के आंसू, तो तेरे नाम तो जाने मन मैं तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ, तो जाने मन मैं तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आपको जैसा भी लेक्चर लगा आप अपना फीडबैक यहाँ भी दे सकते हो, और एक तरह से जो इसका लाइव कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, इसका जो नॉर्मल कमेंट सेंटर है वहां पे दे सकते हो, और ग्रुप में भी दे सकते हो। और आपको पता है कल आप मंडे में आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप जितने भी क्वेश्चन कराया गया आप इसका तुरंत देखो, एनालिसिस करो, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।